देखिए, ऐसा है कि मैं खुद स्टूडेंट मूवमेंट में रहा, जेपी मूवमेंट में भी था। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सस्ते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मैंने सांगवान को बहुत ही फाइटर और बहुत ही ब्रेव और बहुत ही ऑनेस्ट स्टूडेंट लीडर पाया। उनकी ईमानदारी तो चौधरी चरण सिंह की परंपरा है, इनके सब साथी ऐसी हैं, बेहद ईमानदार। ये पूरी टीम ही ऐसी बहुत बेहद ईमानदार। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए बहुत सारे लोगों पर एलिगेशंस भी लगते हैं। बहुत सारे लोग आर्थिक तौर पर बहुत सक्षम भी हैं, एसेट्स खड़े किए हैं उन्होंने। सांगवान उस तरफ क्यों नहीं? देखिए, अब आप कहेंगे कि साहब जो है एक से एक बेईमान पॉलिटिशियन है, लेकिन उसी भीड़ के अंदर डॉक्टर रामन और लोहिया भी तो है। लेकिन सांगवान भी उसी परंपरा में है, ये परंपरा मरेगी नहीं। आपको लगता है कि अगर वो कल, अब इनको टिकट मिल गया बागपत से, अगर वो कल जीतते हैं, जीते जाएंगे तो क्या वो इसी तरह के बने रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो बनता है ना, जो भी बनता है व्यक्ति, वो अपने युवा काल में बनता है, संस्कार जिसे हम कहते हैं ना। मैंने उस कोठरी का वीडियो बनाया जिसमें वो रहते हैं जी। वो अपने एक भाषण में कह रहे थे, कोठरी में रहता हूँ, उसमें तखत पड़ा है, 5 साल पुरानी मच्छरदानी टंगी है, एसी नहीं है, कूलर नहीं कुछ नहीं। मैंने रियलिटी चेक किया जाके, उस पर वीडियो बनाया तो मुझे वैसा ही मिला। तो किसी ने उस वीडियो पे नीचे लिखा कि 5 साल में ये कोठरी कोठी में तब्दील हो जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि सांगवान से हमें ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए वो एक टेस्टेड व्यक्तित्व है। वो चाहते इस बीच में उन्हें कितने अवसर मिले, जो बिना कुछ बने भी इतने अमीर बन गए। कितने नाम मैं एक बात आपको बता सकता हूँ मिनट में। वो एज ए पॉलिटिशियन भी छोटा नाम नहीं रहे कभी, जो चाहे एमएलए नहीं बने। उनके जो संबंध हमने देखे जितने ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, तो कई बार गया खुद ही उनके साथ, अभी बाद में आने के बाद। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सांगवान हमारा यकीन नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इस पर मैं एक दुष्यंत कुमार का शेर सुनाता हूँ आपको। हम लोग जेपी मूवमेंट में सुखा, परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया इस देश में, सब कुछ खत्म कभी नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार और लेखक डॉक्टर प्रभात राय जी हैं, और हम उनसे बात करेंगे अरेल्डी के बागपत के कैंडिडेट डॉक्टर राजकुमार सांगवान के बारे में। चूंकि डॉक्टर राजकुमार सांगवान स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं और मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे हैं, और बाद में वो वहाँ प्रोफेसर भी रहे हैं। हालांकि उनका स्थायीकरण जो है रिटायरमेंट के 1 साल पहले ही हुआ, और पूरे समय वो एडहोक पर रहे, संविदा पर रहे। इस वजह से उनको पेंशन का लाभ भी नहीं मिल सका। तो हम सांगवान के स्टूडेंट लाइफ के पूरे सफर पर बात करेंगे डॉक्टर प्रभात राय जी से, जो कि प्रभात राय जी भी छात्र नेता रहे हैं, मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। हालांकि डॉक्टर सांगवान से बहुत सीनियर हैं आप, लेकिन लंबे समय आपने सांगवान को एक स्टूडेंट के तौर पे आते हुए, ग्रो करते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा है। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप डॉक्टर सांगवान के शुरुआती लम्हों को कुछ बताइए, शुरुआती जीवन का वो हिस्सा, जब वो मेरठ कॉलेज में आए, फिर कैसे ग्रो किया, हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं खुद स्टूडेंट मूवमेंट में रहा, जेपी मूवमेंट में भी था, हिंदी आंदोलन में भी था। सतपाल मलिक के दौर से ही मैं सक्रिय राजनीति में, छात्र राजनीति में रहा। स्टूडेंट फेडरेशन का मैं लंबे वक्त तक प्रेसिडेंट भी रहा। तो मैं एक ऑर्गेनाइजर था। मैं कभी सीधे सीधे कोई चुनाव नहीं लड़ा मैंने, लेकिन लड़वाता था मैं चुनाव। और बाद तक भी मेरा इंटरेस्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बना रहा, और आज भी है। क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि हम जेपी के शिष्य रहे, और जेपी एक बात कहा करते थे कि अगर दुनिया बदलेगा तो नौजवान बदलेगा। क्योंकि नौजवान वो शक्ति है जिसने 1942 लड़ा है। नौजवान ने पूरी आज़ादी की जंग लड़ी है। आईएनए में कौन था? तो ये बात का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा, क्योंकि हम भी ये दुनिया बदलना चाहते हैं, आज भी बदलना चाहते हैं। ये जो भी ये दुनिया है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? जो ऐसी दुनिया है कि जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सस्ते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया नहीं चाहिए हमें। हमें एक अच्छी समाजवादी, विषमता से मुक्त दुनिया चाहिए। सामाजिक समता हो, जिसमें इंसानियत हो, सांप्रदायिकता दफन हो जाए, देश की जातिवाद खत्म हो जाए, ऐसी दुनिया हम बनाना चाहते थे जेपी मूवमेंट में। कसमें भी खाते थे, नहीं बना पाए, असफल रहे, आज भी असफल है। लेकिन छात्र राजनीति में इसीलिए मेरा निरंतर रुचि बनी रही, चाहे मैं कहीं भी रहा, प्रशासन में रहा, पंजाब रहा, मध्य प्रदेश रहा, कहीं भी रहा। मैं जहां भी रहा, मैं नौजवानों से जुड़ा रहा।
और आज भी मेरी कोशिश है कि मैं नौजवानों से जुड़ा रहूं, उनको जानूं, उनसे सीखूं, उनका जोश मेरे अंदर आए, कुछ जो मेरा तजुर्बा मैं उन्हें दे पाऊं। इसी नाते मेरा राजकुमार सांगवान से बहुत गहरा ताल्लुक रहा, क्योंकि राजकुमार सांगवान 1978 में कॉलेज में आए और 1980 तक वो आते आते स्टूडेंट लीडर बन चुके थे 2 वर्ष के अंदर अंदर। और मेरे बहुत सारे निकट स्टूडेंट फेडरेशन के साथी, उधम सिंह, मैं उनका नाम खासतौर से लेना चाहता हूं, जो हमारे उत्तराधिकारी थे, तौसीफ अली खान और मुनीश त्यागी, कई सारे ऐसे नौजवान थे उस समय जो हमसे बहुत गहराई से जुड़े थे, और सांगवान उनके साथ बड़ी गहराई से जुड़े थे। सांगवान बाकायदा स्टूडेंट फेडरेशन में नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन के साथियों का बड़ा गहरा समर्थन और साथ उनका रहा। हालांकि वो शुरू से ही चौधरी चरण सिंह के शिष्यों में रहे और चौधरी साहब के साथ ही उनकी राजनीति थी। जगत सिंह के साथ थे वो, जगत सिंह हमारे साथी हैं पुराने, ये भी मूवमेंट के साथी हैं, 19 महीने जेल में भी रहे हैं, वो उसी परंपरा के साथी हैं जो अडिग रहे, लेकिन अभी दुर्भाग्य कि वो भी कम्युनल पावर्स के साथ हैं। जगत सिंह जी भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे मेरठ। हाँ, 1974 जिस तेजपाल सिंह के बाद जी 73-74 का जो इलाका है, 73-74 में। तो सांगवान को कैसे ग्रो करते हुए देखा? देखिए, मैंने सांगवान को बहुत ही फाइटर और बहुत ही ब्रेव और बहुत ही ऑनेस्ट स्टूडेंट लीडर पाया। सांगवान को मैं ये चाहता था कि वो और प्रखर बने और अध्ययनशील बने, और उन्होंने हमारा जो इच्छा थी पूरी भी की। वो जो है डॉक्टरेट भी उन्होंने किया। ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट लीडर पढ़ते पढ़ाते नहीं है ना, ज्यादातर ऐसे अपना जैसी स्थिति है। लेकिन सांगवान साहब में खूबी जो मैं बता रहा हूं, वो एक फाइटर के साथ एक बड़े अध्ययनशील व्यक्ति भी हैं। और दूसरी बात है, उनकी ईमानदारी तो चौधरी चरण सिंह की परंपरा है की ईमानदारी है। पेनी ऑनेस्ट, आई मस्ट से, पेनी ऑनेस्ट तो हमारे सतपाल मलिक भी हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव है, ये बड़ा नैतिक बोध से होता है जो साथ रहा उनका। मैंने बताया जब उधम सिंह को आप देखिए, वो हरियाणा के बड़े लीडर हैं इस समय, टीचर यूनियन के बहुत बड़े लीडर हैं, और उनको जाकर देखिए, उनका जीवन देखिए, इनके सब साथी ऐसी हैं, बेहद ईमानदार। ये पूरी टीम ही ऐसी बहुत बेहद ईमानदार। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए बहुत सारे लोगों पर एलिगेशंस भी लगते हैं, बहुत सारे लोग आर्थिक तौर पर बहुत सक्षम भी हैं, एसेट्स खड़े किए उन्होंने, सांगवान उस तरफ क्यों नहीं गए? देखिए, ऐसा है कि मॉरलिटी जो है ना, इकोनॉमिक मॉरलिटी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन होती है, व्यक्तिगत नैतिकता। नैतिकता कभी सार्वजनिक नहीं होती। अब आप कहेंगे कि साहब जो है एक से एक बेईमान पॉलिटिशियन है, लेकिन उसी भीड़ के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी तो हैं, चौधरी चरण सिंह भी तो हैं, महात्मा गांधी खुद खड़े हैं, सब कुछ छोड़कर। कितने नाम ले हम आपको, आज भी मिल जाएंगे आपको ऐसे पॉलिटिशियन। वीपी सिंह खुद, वीपी सिंह से यू कैन एग्री और डिसएग्री। राजीव गांधी ने कितनी रेड कराई, एक नए पैसे की बेईमानी नहीं पाई। हम उसकी राजनीति से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन सांगवान भी उसी परंपरा में है। ये परंपरा मरेगी नहीं, ये मैं समझिए सब दरिंदे बन जाएंगे, सब लुटेरे बन जाएंगे। जिस दिन बन जाएंगे उस दिन खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान। आपको लगता है कि अगर वो कल, अभी उनको टिकट मिल गया बागपत से, अगर वो कल जीतते हैं, अगर जीतते हैं, जीते जाएंगे, तो क्या वो इसी तरह के नहीं बने रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो बनता है ना, जो भी बनता है व्यक्ति, वो अपने युवा काल में बनता है, संस्कार जिसे हम कहते हैं ना। बेईमान और ईमानदार आदमी जो भी बनेगा ना, इसे कहते हैं शेपिंग एज। उस शेपिंग एज में अगर आप बेईमान होगे तो होगे। अब जितने बेईमानों के आप बता रहे हैं ना, वो जब भी हुए थे यूनिवर्सिटी में महाराज, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन खड़े कर लिए। आप जानते हैं कि का नाम, मैंने उस कोठरी का वीडियो बनाया जिसमें वो रहते हैं। जी, वो अपने एक भाषण में कह रहे थे, कोठरी में रहता हूँ, उसमें तखत पड़ा, 5 साल पुरानी मच्छरदानी टंगी है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने रियलिटी चेक किया, जाके उस पर वीडियो बनाया तो मुझे वैसा ही मिला। तो किसी ने उस वीडियो पे नीचे लिखा कि 5 साल में ये कोठरी कोठी में तब्दील हो जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि सांगवान से हमें ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए वो एक टेस्टेड व्यक्तित्व है। वो चाहते इस बीच में उन्हें कितने अवसर मिले, जो बिना कुछ बने भी इतने अमीर बन गए। कितने नाम मैं बात आपको बता सकता हूं। डीके सिंह यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे, वो उठ के खड़े हो जाते सांगवान को देख। मेरा तो परिचय बाद में देते थे वो, मैं तो एक अनजान व्यक्ति था उनके लिए। वो मुझे देखकर खड़े नहीं होते थे, वो सांगवान को देखकर खड़े होते थे। कोई तो बात होगी सांगवान में, तो उस समय भी वो इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ मिले कुछ भी कर सकते थे। बेईमानी कहां से शुरू होती है? पॉलिटिशियंस के साथ और ब्यूरोक्रेट के साथ। पावर का सेंटर कौन है? आप गारंटी दे रहे हैं? मैं गारंटी दे रहा हूं।
मेरा अपना विश्वास अगर तोड़ेगा तो मुझे पता नहीं, हो सकता है बहुत सारे यकीन हमारे टूटे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सांगवान हमारा यकीन नहीं तोड़ेगा। नहीं तोड़ा, शांति राठी ने नहीं तोड़ा, कितने बड़े स्टूडेंट लीडर है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जब संसद में करोड़पति हैं, अरबपति हैं, दागदार लोग एमपी हैं, तब ऐसे वक्त में एक इस तरह का शख्स पार्लियामेंट में जाके लोगों के लिए कुछ कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? इस पर मैं एक दुष्यंत कुमार का शेर सुनाता हूँ आपको। हम लोग जेपी मूवमेंट में उसको कहते, परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया इस देश में, सब कुछ खत्म कभी नहीं होता। देखिए अभी भी ईमानदार लोग, चाहे ब्यूरोक्रेसी में भी हमने देखे हैं, हमने फौज में देखे हैं, कहाँ नहीं देखे हमने ईमानदार, हमने बेईमान भी देखे हर जगह। संतुलन गड़बड़ हो गया है, खाली बेईमानी की तरफ संतुलन ज्यादा है, पलड़ा उधर है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये खत्म हो गए। इस तरह के लोग आज भी पार्लियामेंट में हैं, कई सारे लोग मैं ही जानता हूं पर्सनली जो इतने ईमानदार हैं। हनान मुल्ला का नाम लो ना, इतने बड़े पीने लीडर हैं। बिल्कुल यही हालत है जो सांगवान की है, 4 कुत्तों से ज्यादा नहीं हनान मुल्ला के पास। 7 बार एमपी बन चुके हैं बंगाल से। कितने लोगों में पर्सनली जानता हूं जो बेहद ईमानदार है। इवन संघ में भी मैंने देखे हैं, छोड़िए जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर भी एक जोशी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, वो भी ऐसे ही थे। ठीक है कि हम उनसे डिसएग्री करते थे पॉलिटिकली, लेकिन बात हाईली ऑनेस्ट। हमने रज्जू भैया को देखा है। लेकिन कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि सियासत करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, तो देखिए ऐसा चौधरी चरण सिंह के पास भी नहीं थे संसाधन, महात्मा गांधी के पास भी नहीं थे। जनता का यकीन है अगर आप पर, तो चौधरी साहब 1 रुपया ही लेते थे, 2 नहीं लेते थे। हमने वो दौर देखा चौधरी चरण सिंह का। तो ये चौधरी चरण सिंह की परंपरा के अगर अनुयायी सच्चे हैं तो ये दौलत इनको झुका नहीं पाएगी, दौलत इनको झुका नहीं पाएगी। सांगवान अपने भाषणों में कह रहे हैं कि मुझे वोटों की जरूरत है, नोटों की नहीं। बहुत सही ये कह रहे दौलत हैं, मेरे किसी काम बहुत सही कह रहे हैं। चौधरी साहब भी यही कहते थे, सेम वर्ड्स। चौधरी साहब ने भी यही शब्द इस्तेमाल क्या किया। सांगवान ने अपने भाषण में जो लाइन और लेंथ ली है, जो इमोशंस डाले हैं, वो चौधरी साहब के भाषणों से लिए हैं, बिल्कुल लिए, वो उन्हीं के शिष्य उनके हैं। विचारों से लिए हैं? बिल्कुल लिए, एकदम लिए। मैंने बताया ना, बहुत अध्ययनशील है, सब पढ़ा उन्होंने। चौधरी चरण सिंह को अच्छी तरह पढ़ा उन्होंने, पढ़ा और हमने पढ़ाया उन्हें, ऐसा नहीं है। देखिए हमारा वो बहुत आदर करते हैं, और एक बड़े भाई की तरह कहिए या मेंटर की तरह कहिए, वो हमारे साथ रहे हैं, अभी तक साथ रहे हैं, अब भी साथ हैं। और मुझे तो पूरा यकीन है कि देखिए ये मिसाल बनेंगे अंधकार के अंदर। ऐसे लोग जो अंधकार है ना दौलत का है, जिसे कहते हैं ना कि क्या दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा दिया। ये मेहनत वाले लोग हैं। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये वो मेहनत का श्लोक है। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो बहुत खूब कहा सर आपने, और बहुत सारे किस्से, बहुत सारे संस्मरण आपने बताए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी हम और बेहतर कंटेंट तैयार करेंगे आपसे बातचीत करके। हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी के देने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।